फ्रेंड्स, बात करती हूँ जेपीएससी पीटी की। अभी ये पता है आप सबको कि जेपीएससी 14 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और नेक्स्ट डे से इसका एग्जाम है। तो उसके लिए कुछ मैं स्ट्रेटेजी की बात करती हूँ, कुछ ऐसे मैं चैप्टर्स और टॉपिक्स को लूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो ऐसे है जो कम टाइम में कवर हो जाएंगे और आपको मेंस में भी वो सिमिलर टॉपिक आपको मिलेंगे देखने को। तो वैसे कुछ फर्स्ट पेपर की बात करती हूँ, जीएस फर्स्ट पेपर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो आपको तीनों पढ़ना है वैसे तो, क्योंकि पीटी में आप कुछ छोड़ नहीं सकते, कुछ बहुत सेलेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एंशिएंट जो है, एंशिएंट और मॉडर्न, ठीक है, एंशिएंट और मॉडर्न ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंशिएंट जो है वो बहुत इजी होता है उससे कवर करने में। जबकि आप मेडाइवल देखेंगे तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इतनी हायरार्कीज है, ऑफिसर्स के नाम है, बहुत कुछ है। आप मुगल में चले जाए, आर्ट एंड कल्चर बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको बुक्स हैं, ऑथर्स है, बहुत चीजें हैं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो एंशिएंट इंडिया पे होना चाहिए। एंशिएंट को आप अच्छे से कवर कर ले। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मौर्य एम्पायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोका से रिलेटेड जो उनके लेख है, शिला लेख है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा कंपेरेटिव इजी है, ठीक है। तो वहां से आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपको गुप्ता से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आपने एमसीक्यू पे अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एंशिएंट इंडिया से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। एंशिएंट इंडिया को कभी छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना है। अब दूसरी आते हैं मेडाइवल के। तो मेडाइवल में आपको पढ़ना तो है, लेकिन आप उसमें बहुत सिलेक्टिव लेंगे। जैसे आप मुगल एम्पायर, पूरा मुगल एम्पायर पढ़ लेंगे, और उसके बाद ज्यादातर ऐसी चीजें जो उनकी हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, इकोनॉमिक हायरार्की है, ऑफिसर्स, उनके पद हैं, उनके कार्य क्या होते थे, इन चीजों को आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कई कई बार युद्ध पूछे जाते हैं, स्पेशली बाबर से रिलेटेड जो 4 युद्ध हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। पानीपत से शुरू होके आपको लास्ट घाघरा तक है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट देख लेंगे। हुमायूं से रिलेटेड और शेरशाह के बीच में जो युद्ध हुए हैं वो युद्ध को आप देख लेंगे, क्योंकि वहां से झारखंड है पास बिहार से, तो वैसे वैसे क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी है, मैं कहूंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कि मेडाइवल को पढ़ने से ज्यादा बेहतर है उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, कहीं से भी कोई ले ले। मैं हालांकि आपको बताऊंगी, एक एक वो रिसोर्स बताऊंगी जहां से आप करके बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सारी रिसोर्स, उससे ज्यादा आपको बिखरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपको पता है मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में। तो सबने मॉडर्न इंडिया को वैसे भी लोग अच्छे से करके रखते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को करना है। बट मेरा ये सजेशन है कि आप बिपिन चंद्रा की बुक को भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि मेंस के लिए भी अभी आप करना शुरू कर चुके होंगे, उसके लिए अलग से आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो बिपिन चंद्रा की बुक को आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारे चैप्टर्स को आपको वीडियो बना के, एक अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, वीडियो बना के आप स्पेक्ट्रम की सारी चीजें बता दूंगी, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे उसके सिनॉप्सिस बनाना है, कैसे उसमें चार्ट बनानी है, ठीक है, कैसे क्रोनोलॉजी में उसको लिखनी है, और सारी चीजें बता दूंगी। कुछ लास्ट के जो पेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वहां से भी मैं बता दूंगी। पर्सनालिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जरूरी है, ठीक है। तो वो आपको मैं बता दूंगी टोटल चीजें। तो लेकिन मॉडर्न इंडिया को आप कर लेंगे, एमसीक्यू लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो 15 नंबर में यहाँ पे ये आप मान सकते हैं 15 क्वेश्चन में कि 2 सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एंशिएंट और मॉडर्न, और मिडाइवल जितना हो सकता है कर लेंगे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ। तो ज्योग्राफी में काफी बिखरा हुआ है। अगर नॉर्मल अगर क्वेश्चन है जनरल ज्योग्राफी से तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहीं से भी। तो जनरल ज्योग्राफी को आप जो कॉन्सेप्ट आपका पहले से पढ़ा है, ठीक है। और कभी भी ज्योग्राफी के लिए दो चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसका बेस है, उसका सब कुछ एनसीईआरटी है। और दूसरी एटलस, कोई भी एक एटलस ले लीजिए और उसको हमेशा पढ़ते समय अपने टेबल पे रखिए, हमेशा एज ए रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल कीजिए एटलस को हमेशा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
जैसे आप याद करेंगे फिर आपको स्ट्राइक होगा जब भी एग्जामिनेशन हॉल में, अच्छा ये था, यहाँ पे ये प्लेटिव था, यहाँ पे ये कंडीशन था, ठीक है। और मैं एक और बात आप लोग से बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं चूंकि अभी मेरे पास वैसे इंफ्रा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट बोर्ड पे अभी करा सकूं, लेकिन मैं बहुत जल्दी इस पे बोर्ड पे, नॉर्मल बोर्ड पे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मान के चलिए 10-11 दिनों का या 15 दिनों का क्लास होगा। वो काफी आपके लिए अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी भी आप भूलेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। और एक चीज तो आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि सारे, मैं किसी भी कभी भी मेरा अपना जो मानना है कि मैं कभी किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करती। हर चीज को साथ लेके चलना चाहिए। क्रिटिसाइज करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। क्रिटिसाइज वो लोग करते हैं जो दूसरों को लेट डाउन करना चाहते हैं। तो ये मेरा मोटिव कभी नहीं होता। हाँ, ये आपने मेरे वीडियोस में जरूर देखा होगा कि जितनी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको, चीजें जितनी टिप्स शेयर करती हूँ, स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जनरली आपको वो नहीं मिलेंगे। आपको मटेरियल हर जगह मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन हर जगह आप इकट्ठा कर लेंगे, नॉलेज हर जगह से गेन कर लेंगे, लेकिन जो चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी, आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी, वो चीजें मैं डायरेक्ट आपसे शेयर करती हूँ। तो इसलिए मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट है कि जितनी आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितना शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। मेरा यही एक मात्र, ये कह सकती है मेरा मोटिव है कि जो लोग भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, जो लोग भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं, और जिनमें पोटेंशियल है, वो घर बैठे, ठीक, मेरे वीडियो से अपने जो भी एसेंस से, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बेसिक बुक्स है, उससे वो क्वालिफाई कर जाए घर बैठे। मेरा यही मोटिव है और इसी मोटिव के तहत मैं सारी वीडियोस बनाती हूँ। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप आगे जितने मेरे से जितना सजेशन आप चाहते हैं या फिर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, और कौन से एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी पीसीएस हो, नॉर्थ इंडिया पीसीएस जो भी हो, हिंदी रीजन का जो भी बेल्ट हो, वहां से कोई भी एग्जामिनेशन हो इंक्लूडिंग यूपीएससी, आप कहीं से भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगी, ठीक है। इनिशियल अभी है मेरा स्टेज, अभी तो मैंने शुरू किया है कुछ महीने पहले, और वीडियोस बनाना, और मेरी कोशिश होगी कि काफी इसको अच्छे लेवल पे मैं शुरू करूं और आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते या पैसे कम होते हैं और उनके कारण उनकी स्टडी रुक जाती है। तो उन लोगों को तक मेरी पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, ताकि वो लोग देखें, और जो भी उनकी जो भी कमेंट में वो पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन की, कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करना है, एग्जामिनेशन कब है, ठीक है। मैं कोशिश, हमेशा मेरी कोशिश जारी रहेगी कि आपको हमेशा गाइड करती रहूं, हेल्प करती रहूं इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जब भी कोई ऐसी समस्या है आप कमेंट जरूर करें, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक भी कमेंट जब आता है तो मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। वो काफी बूस्ट करता है कि हाँ मुझे अभी और बनाने हैं, सारे वीडियोस अभी और अपलोड करने हैं जल्दी जल्दी। अदरवाइज कभी कभी होता है कि अच्छा क्या फायदा हो रहा है, कभी कभी ये लगता है कि अगर ज्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं मेरी वीडियोस, तो बहुत मोटिव मेरा तो सॉल्व कहीं नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, हर एक चीज एग्जामिनेशन हॉल तक में क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं अपने क्लासेस भी लॉन्च करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। आते हैं, मैं तो ज्योग्राफी में आप चीजें देख लेंगे। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है, 11th-12th की बुक है, उसको किसी भी हाल में आप कंप्लीट कर जाए, 2 बार 3 बार कंप्लीट कर जाए, और हमेशा एटलस के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल जनरल ज्योग्राफी में वही फिजिकल ज्योग्राफी, वही जियोमॉर्फोलॉजी, जितनी क्लाइमेटोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी जो क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी में जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोपोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेंस में कुछ एक और नहीं, 2-3 चीजें मेंस में जो जरूरी है वहां से, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक है, मतलब प्लेट्स की मूवमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है। उसके बाद डेविस पेंक का नियम है जो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, थ्योरी ऑफ डेविस एंड पेंक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
और कभी कभी अर्थ के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें स्कोप है नंबर मिलने के, क्योंकि उसमें डायग्राम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, लेकिन जब आता है ऐसे क्वेश्चन तो ये तो बहुत आपको बम्पर नंबर देके जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बम्पर नंबर। टोपोग्राफी से भी कुछ अगर आपने ढंग से लिखा है उसको एक एक कहीं ना कहीं से, मैं बहुत सारे आपको रिसोर्सेज अभी बताऊंगी कि अगर ज्योग्राफी में अगर आपने टोपोग्राफी से जो भी रिलेटेड टॉपिक है उन पे सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्राम्स, क्योंकि वो मटेरियल जो होगा वो नॉर्मल होगा, सबने लिखा होगा, लेकिन आपका जो डिफरेंट कराएगा, आपके जो आंसर को वो देगा, वो शेप देगा, डिफरेंट शेप देगा, वो होगा आपके जो डायग्राम्स होंगे। ठीक है, तो डायग्राम्स पे बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी हो गई। अब क्लाइमेटोलॉजी को अगेन मैं कहूंगी, पीटी हो या मेंस हो, क्लाइमेटोलॉजी अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेटोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगर ज्योग्राफी में मैं लेती हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा पूरा वो है, टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, जिसके बिना आपका पूरा ज्योग्राफी अधूरा है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़े बिना, ग्लोब की सारी क्लाइमेट कंडीशन के बिना, एयर मासेस के बिना, ग्लोब में क्या कहाँ से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो नॉर्मल आपको जनरल ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन जब तक मूवमेंट्स आप एयर के नहीं पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सारे रीजन को डिवाइड नहीं करेंगे प्रेशर या फिर टेम्परेचर के आधार पे, तब तक आप कुछ भी क्लियर नहीं करना, तो वाटर करंट पढ़ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ना हो हमेशा स्टार्ट करें क्लाइमेटोलॉजी से। ठीक है, और एक और पूछा जाता है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो भी आप जरूर देख लेंगे। वैसे तो गैसों के ज्यादा उनके कैरेक्टराइजेशन जो वो होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वैसे तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन जो भी चीजें स्ट्रक्चर जो है एटमॉस्फेयर का, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत इजी है उसको करना, किस पे स्ट्रेटोस्फियर है, सारी कुछ कर लेंगे। उसके बाद आते हैं नॉर्मल इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन वो पीटी में हर, अगर आप फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पेपर में देखेंगे, सेकंड पेपर में भी आपको पढ़ना है। जैसे आप मनीष रंजन या उड़ान की बुक पढ़ते हैं झारखंड स्पेशल की, वैसे आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, क्योंकि जैसे आप वहाँ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अर्थ स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, भौगोलिक स्ट्रक्चर को देखते हैं झारखंड को, आपको पूरा, जैसे आप मनीष रंजन के स्पेशली चैप्टर वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया, आपको उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ना होगा। ठीक है, भौगोलिक जो संरचना दिया हुआ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जितने चट्टानों का वर्गीकरण की बहुत काफी मिक्सिंग हो जाती है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से, इसके लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी को उसमें से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, वही मिनरल्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन है, आप बहुत इसमें श्योर नहीं हो सकते कि दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इसके एरिया बहुत वास्ट है। अगेन आते हैं सोशल एंड डेमोग्राफी। तो सोशल एंड डेमोग्राफिक में ये है कि आपको डेमोग्राफी वैसे ही पढ़ना होता है, सेंसस वगैरह से आप छोड़ नहीं सकते, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन में भी सेंसस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सेंसस को कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये अगेन इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 में ये थोड़ा आपको ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो यहाँ से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लूसेंट का या कोई भी ऐसे प्रैक्टिस सेट से कर लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन आराम से, अगर 200-300 कर लेते हैं तो बहुत से प्रैक्टिस, ये जनरल के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली जो क्वेश्चन वो डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे ऑथर हैं या कौन से ऐसे फिलोसोफर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका ये स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसे में आपको बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, आंसर को पिक करना कि कौन ऐसे हो सकता है। लूथर गुलिक होगा, कौन होगा, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक, जितने आप ले सकते हैं नाम इसमें। हाँ, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी से पूछा जाता है तो आप बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं कि मैक्स वेबर का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, थोड़ा क्लू होता है कि कौन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किसका काम, तो ये अगर थोड़ा देख लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस का अलग से मैं चर्चा करूंगी।
तो इस क्वेश्चन पे आप गुड गवर्नेंस पे ध्यान दें, क्योंकि गुड गवर्नेंस से अच्छे इसमें टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं और आपको मेंस में काफी काम देने वाला और काफी रेलेवेंट टॉपिक्स है। तो गुड गवर्नेंस से ज्यादा ध्यान दें, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आप आराम से इन क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे कि क्योंकि पंचायती राज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो उनके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद उनके सब आर्टिकल्स जो आते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 243 A B C D जैसे करके आपको वहां तक पूरा, और ये आपको पढ़ना है क्योंकि पंचायती राज ऑलरेडी आपको मेंस में भी पढ़ना है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज से 11 से 13 जीपीएससी में, तो वहां तो वो इम्पोर्टेंट हमेशा आपके लिए बना रहेगा। ठीक है, चाहे आपको नगर पालिका से क्वेश्चन, म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चन पूछा जाए, डिसेंट्रलाइजेशन वो तो मेजर वही इशू है, डिसेंट्रलाइजेशन ही, सॉरी इशू नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ही मेजर टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी आता है, तो उसको आप अच्छे से उनके आर्टिकल्स को देख लेंगे। और हाँ, कभी कभी ये पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, जैसे मुखिया का फंक्शन क्या होता है, 3 लेवल पे होता है। ठीक है, आपको 3 लेवल पे जो इसका पिरामिड जो ट्रायंगल बना के आप बता सकते हैं, इसमें तो मेंस में जरूरत होती है, लेकिन सबका यहाँ पे पूछा जाता है कि किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, और क्या नहीं है, इनकी फंडिंग कैसे होती है, यहाँ पे जो भी नियम पास किए जाते हैं वो कैसे, इनका इलेक्शन 5 साल पे कौन करवाता है। ठीक है, क्या 5 साल से पहले इलेक्शन हो सकता है, किन किन आधारों पे इसे भंग किया जा सकता है, तो पंचायती राज को 5 साल से पहले। तो इन सारी चीजों को जरा आप ठीक से देख लेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस के लिए, दोनों के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।